हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर सीयूईटी, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्लास 12th के साथ ही आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है और इस एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एंड इस सीरीज का जो फोकस है वो है आपकी कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग को एक साथ ग्रो करना। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करेंगे इस वीडियो में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। क्लास 12th का ही सिलेबस इस एग्जाम में आता है। तो इस पूरी सीरीज में जो क्लास 12 फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस 1 बाय 1 आते जाएंगे। ऑल्सो क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड एग्जाम है, तो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं हमारे वो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो बहुत प्रिसाइज बने हुए हैं, सो दैट जब आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं और अपने रिवीजन को मेनली करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे। ऑल्सो जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इस पूरी सीरीज के वीडियोस जब आप देखें तो आप वीडियो के साथ साथ जब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखे तो उसको अटेम्प्ट करें और फिर उसके सोल्यूशन को देखें कि किस तरीके से मैं उसे अप्रोच कर रहा हूं। जो एग्जाम है देखा यह गया है पिछले कुछ सालों में कि उसमें मिक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश यही है कि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इन जितने भी एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं, रफली 30 से 35 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे हर वीडियो में। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्क्रीटली कवर हो जाएंगे विद देयर न्यूमेरिकल पार्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जाम ज्यादा है, और वो आप जब ट्राई करें तो उनके आंसर्स को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं ये। अब देखिए एमसीक्यूज जो है वो कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही हो सकते हैं। तो जब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे तो सिर्फ हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट की जानकारी रखनी है कि और क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। जैसे यहां पूछा गया है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन जो है वो आपको पता होना चाहिए फोर्स की यूनिट होती है। तो अगर मैं यहां से एक चीज देखूं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, तो न्यूटन पर कूलाम तो उसकी यूनिट नहीं हो सकती, और इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट जो है वो कूलाम होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की भी यूनिट नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। वैसे हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स होती है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी जूल पर कूलाम भी यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट इसकी वोल्ट्स होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। लेकिन हमें अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से इस सीरीज को कवर करेंगे कि किसी भी एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें फॉर्म हो सकती हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो भी हम यही जान लेते हैं। ये हमारा Q1 है, और फॉर एग्जाम्पल हमें Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालनी है P पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे पहले Q2 चार्ज रख लेते हैं, ठीक है, और उस पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो जब हम Q2 पे फोर्स निकालेंगे, अज्यूमिंग अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 निकालना चाहते हैं एट P, है ना, एट P या E एट P निकाल लेते हैं हम ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। तो वो कैसे डिफाइंड होती है, वो होती है फोर्स जो Q2 पे है, ठीक है, अपॉन Q2 का चार्ज। एक्चुअली किसी भी चार्ज की विसिनिटी में एक कूलाम पे जो फोर्स लगाता है, ये चार्ज एक कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसी को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले Q2 पे फोर्स निकाली और Q2 से डिवाइड कर दिया। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एक कूलाम का देखिए फोर्स आ गया ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, वही Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये रही न्यूटन और ये रहा आपका कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। तो पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, फिर इसके अलावा जो जो हो सकता है उन चीजों पे बात करेंगे। देखिए, तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो जब भी कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जो है
वो ऐड हो गए हैं, है ना। और अगर कोई बॉडी, तो ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज दिखेगी आपको। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज दिख रही है आपको, या उसे आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, पूछा ये गया है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा या कम होगा। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन तो अंदर आते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब इनका मास सब्सटैंशियली होता है। अगर हम उसको सब एटॉमिक लेवल पे देखें तो इनका मास काफी एक कंट्रीब्यूटिंग मास होता है। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो डेफिनेटली मास तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एक बॉडी इंक्रीज हो रही है जिसके ऊपर मास है, तो एक्चुअली में बॉडी का मास इंक्रीज होता है। मास की वैल्यू यहां मैंने लिख दी, चार्ज की लिख दी, तो ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के अराउंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, एक बात यहां पे थी, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के आपके तरीके पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो होता है वो होता है कंडक्शन, फिर होता है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, और लास्ट आपका होता है इंडक्शन। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको इस क्वेश्चन से ही जानकारी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोली गई थी। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज होती तो मास क्या होता, डिक्रीज हो जाता। ये याद रखिएगा एक फंडामेंटल बात, कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मोशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ चार्ज ऑफ ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम, स्मॉल एन का मतलब होता है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, प्रीफिक्स है, यूनिट का प्रीफिक्स है, आपको ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में वो चार्ज वहां प्रेजेंट है। तो एक नैनो कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूछे गए हैं। तो देखिए, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमें यहां से समझ आएगा, वो होता है NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकली तो Q इक्वल टू एन कहते हैं, लेकिन इसको फिजिकली क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। दुनिया के किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में ही मेजर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी आप उसे मेजर करते हैं। हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू। चार्ज कितना है आपका 1 नैनो कूलम, मतलब 10⁻⁹ कूलम अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां बच गया लेट्स से 10/16 इंटू 10⁻10, है ना। अब देखिए, हमें यहीं से क्लियरली समझ आ रहा है कि जो हमारा आंसर आने वाला है बी ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका एक जीरो यहां ले लें तो यही बन जाएगा 100/16 इंटू 10⁻9, और 10⁻9 से ही आप आंसर को बिना सॉल्व किए, है ना। अब देखिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये भी आपको सीखना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है सीयूटी एग्जाम में, तो स्पीड को फास्ट भी रखना है। अब यहां पे हम इसको कैंसिल करें तो 16 6 96 होता है, 50 16 4 16 3 48 होता है, तो 6 लगभग लगभग 6.3 के आसपास ही आ जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 16 2 32 80 16 5 80, एग्जैक्टली 6.25 इंटू 10⁹9 आ रहा है, जो है आपका बी ऑप्शन। अब देखिए, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सीयूटी में कवर होते हैं। तो आप देखेंगे जिस भी चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, एक्चुअली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं सीयूटी में, कि पैराग्राफ दे दिया उस पर 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वो सब कुछ कवर आपको दिखेंगे सीरीज में। असर्शन ये कह रहा है, और असर्शन रीजन की क्या टेक्निक होती है मैं आपको बताऊंगा। चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर बी फाउंड लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। असर्शन कह रहा है कि भाई दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम चार्ज रखते हैं। जैसे आपके सिलेबस में एक पार्टिकल का नाम दिया है जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स जो होते हैं उनका चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम होता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते और वो बहुत कम प्रोसेसेस में मिलते हैं, इसलिए हमने उनको क्वांटाइजेशन के लिए यूज नहीं किया। देखिए, पहले तो आपका असर्शन मतलब स्टेटमेंट और रीजन, स्टेटमेंट या असर्शन को बोल रहे हैं तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो आपको पता है कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है,
और आपका ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रीजन जो बोल रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्यू इक्वल टू एनी, है ना। अब इसमें ना आपको दो बातें याद रखनी है। पहले तो अभी जो ऑप्शन है आपने उसके हिसाब से आंसर दे दिया। इसमें ऑप्शंस में भी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन यहां पे मेंशन नहीं है कि रीजन इज करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मोस्टली क्या होता है, असर्शन रीजन में एक स्टेटमेंट होती है और उसका ये रीजन होता है। हो सकता है रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट हो लेकिन वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन ना हो, वो वाला लेकिन ऑप्शन यहां मेंशन नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ इनकी करेक्टनेस देखनी है। तो जो रीजन है वो ठीक लग रहा है, सही रीजन इसका नहीं है वो, लेकिन अपने आप में ठीक स्टेटमेंट है कि भाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और जिसका मतलब होता है क्यू इक्वल टू ये स्मॉल ई होगा यहाँ पे प्लस माइनस एनी, मतलब लेकिन वो एनी अपने आप में क्वांटाइजेशन बताता है कि भाई किसी भी चार्ज को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नाप सकते हैं। तो असर्शन ठीक लग रहा, असर्शन गलत लग रहा है, रीजन ठीक लग रहा है, तो इस हिसाब से बी स्टेटमेंट ठीक लग रही है। अगर इस ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता है कि भाई असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो भी ठीक होता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इससे कहीं भी दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे ऑप्शंस भी असर्शन रीजन में बन सकते हैं। चलिए, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at the certain distance apart and force acting between them is F. ठीक है। If 25% of A is transferred to B, then force between charges become, देखिए तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। तो यहां पे एक चार्ज है हमारे पास प्लस Q and there is another charge minus Q प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम Q। तो डिस्टेंस का एक्चुअली यहां फैक्टर नहीं होगा इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया। तो लेट्स अज्यूम कि जो डिस्टेंस है वो R है दोनों के बीच में, है ना। अच्छा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, और इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। नेचर का बेसिक लॉ है, वो चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले इनके बीच का वो फोर्स F था। अब क्या किया गया है, 25% ऑफ A, तो इसका 25% ले लिया गया है। तो Q माइनस 25% का मतलब होता है 25/100 ऑफ Q इज गिवन टू दिस। तो क्योंकि Q एक पॉजिटिव चार्ज था तो इसके पास वो पॉजिटिव टर्म्स में आएगा 25% ऑफ Q। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता ही आ जाएगा 1/4, तो ये जाएगा 3Q/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3Q/4, और ये जो है आपका आ जाएगा -3Q/4। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें 25% कम हो गया और उसमें 25% बढ़ गया, लेकिन पॉजिटिव में बढ़ा तो एक तरीके से नेगेटिव कम हो गया, है ना। देखिए आप, नेगेटिव था उसमें पॉजिटिव ऐड हो गया तो नेगेटिव कम हो गया। अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, तो फिर से है तो ऑपोजिट ही। लेट से अब इन दोनों के बीच का, तो ये एक चार्ज हो गया, लेट से इसको हम यहां बना देते हैं, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो हमें पता है ये दोनों चार्ज रखे तो सेम डिस्टेंस पे ही है, तो ये दोनों चार्ज इनकी वैल्यू ये है ना। लेट से इसको हम इसको हम Q1 और इसको अभी Q2 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है लेट से वो F' आ रहा है। तो F' की वैल्यू कितनी होगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। F' की जो वैल्यू होगी, या पहले F की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनिशियल जो था वो था K माइनस Q इंटू Q अपॉन R², यह जाएगा -KQ² अपॉन R²। अगर हम F' की बात करें तो आ जाएगा K 3Q/4 इंटू -3Q/4 अपॉन फिर से डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 9/16 -KQ² बाय R²। अब देखिए हमें दिख रहा है ये जो पार्ट है -KQ/R², ये पूरा हमारा इतना इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम F लिख सकते हैं। देखिए ऊपर से, है ना, यहां से इक्वेशन 1 से हम इसको F लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूँ आपको, जब आप पेपर कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं करना है। वहां पे जो स्टेप स्किप कर सकते हैं वो करना है, वहां तो फास्ट से फास्ट तरीके से करना है। यहाँ मैं आपको एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप
कोई भी स्टेप वहां पे स्किप ना करें। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते होते हैं तब आपको बहुत स्लो प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन एग्जाम में आप अपने सारे के सारे तरीके लगा सकते हैं। कहीं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का मन कर रहा है, कहीं पे आपको स्टेप स्किप करने का मन कर रहा है, वो सब आप वहां पे कर सकते हैं। इस हिसाब से वी हैव द ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगेन सजेस्टिंग यू कि जब आप क्वेश्चन देखें तो वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें, फिर उसके सोल्यूशन के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर, तो लेट्स से यहां पे Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज है और एक R डिस्टेंस पे इनको रखा है, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो F फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होंगे। Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant। अब हमने क्या किया, इनको एक मीडियम में रख दिया, दोनों को है ना एक मीडियम में रख दिया और r डैश डिस्टेंस पे इनको रख दिया, और यहां पे क्या है, यहां पे एक मीडियम को फिल कर दिया गया है, जिसको मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं। यहां आप दोनों के बीच में मीडियम है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, मीडियम बिल्कुल विजिबल है। अब मान लेते हैं इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है, रखना हमें वो F ही है। फिर से हमें कितना रखना है, वो F ही रखना है। देखिए सेम फोर्स रखना है, तो वो R डैश कितना होगा। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि भाई यहां जो फोर्स है पहले वो कितना है, वो है K। तो ये K की वैल्यू मैं लिख देता हूं 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां जो फोर्स आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आएगा 1/4πε0, लेकिन यहां पे Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, है ना, लेकिन यहां पे 1/K द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल या मीडियम भी आएगा। जब भी हम किसी मीडियम के अंदर जाते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वहां पे डिवाइड होता है और फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि मीडियम उन चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करने लगता है। तो ये वाला फैक्टर एक एडिशनल आ जाता है। अच्छा, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड में दोनों की सेम है, तो जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करते हैं, हमें पता है ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल चीज बचेगी वो बचेगी 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r डैश का स्क्वायर इनटू K। यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास जाएगा r डैश अपॉन r का होल स्क्वायर, मैं यहां पे इसको लेफ्ट में ले गया, होल स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू 1/K। या फिर अब मैं रूट ले लूं अगर दोनों तरफ, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा 1/√K। ये क्या हुआ, जैसे ही हम यहां पे रूट लेंगे और यहां भी रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 1/√K बच जाएगा, या r डैश की वैल्यू r/√K आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम करना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि आप देखिए अगर यहां पे एक फैक्टर K का आ रहा है तो आपको इसके नीचे भी एक फैक्टर K का बढ़ाना पड़ेगा, इस R के नीचे, सो दैट वो उस वाली पार्ट को कैंसल आउट करे। तो इतना समझ सकते हैं हम कि अगर एयर में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो सेम फोर्स हमें किसी मीडियम में अगर एक्सपीरियंस करवाना है तो डिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर उल्टा करना है तो डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी मीडियम में फोर्स है और अगर उसे एयर में सेम फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है तो डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा r/√K। यहां पे K याद रखिएगा, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनसाइड अ मटेरियल ड्यू टू अ चार्ज। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। The given figure shows tracks of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Which particle has the highest charge to mass ratio? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से लिए गया है और बहुत ही प्यारा यहां से हमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट चार्ज मिलने वाली है। तो 3 चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे। डेविएशन आप देख सकते हैं क्लियरली, डेविएशन जैसे पहले पार्टिकल का हम देखेंगे तो ये डेविएशन है, मतलब अपने इनिशियल पाथ से वो इतना डेविएशन हुआ है, लेट्स से इसको हम y1 कह देते हैं। जो दूसरा है वो इतना डेविएट हुआ है, उसको हम y2 कह देंगे, और जो तीसरा है वो नीचे की तरफ डेविएट हुआ है, y3 कह देंगे। अब देखिए यहां पे हमें कुछ चीजें डायग्राम से अज्यूम करनी पड़ेंगी जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से अज्यूम्ड है। तो यहां पे आप देख के देखिए कभी नहीं पता लगा पाएंगे, तो जब अगर ये पेपर में दिया होगा, एग्जाम में आएगा ये, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्केल मेंशन्ड होगा, उस स्केल से आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा।
अभी मैं विद रिगार्ड टू एनसीईआरटी ये मान के आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन आया तो y1 को सबसे बड़ा लेना है, फिर y3 लेना है और फिर y2 लेना है आपको। ठीक है, ये हमें एनसीईआरटी के हिसाब से मान के चलना है, क्योंकि यहां तो कहीं दिखेगा नहीं एग्जैक्ट, यहां तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब स्केल से भी उसको देखेंगे मेजर करके तो लगभग लगभग यही आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी अलग अलग चीजों की। पहले तो चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखिए। तो हमें यह समझना होगा कि ये जो y में ट्रैवल कर रहा है ये क्यों ट्रैवल कर रहा है। तो देखो यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, यहां एक नेगेटिव प्लेट, मतलब इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं Q1 Q2 Q3 की बात करूं, किसी भी चार्ज की बात करूं, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसमें फोर्स कहां लगेगा, उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो मुझे एक चीज क्लियर समझ आ रही है कि भाई ये वाला ही पॉजिटिव है, बस Q3 पॉजिटिव है, क्योंकि वही नेगेटिव साइड पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये Q3 है, ये Q1 है और ये Q2 है। इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सिर्फ यही पॉजिटिव है, Q3 ही पॉजिटिव है। तो अगर पोलैरिटी की बात करते तो वो भी हम बता देते कि भाई पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। अब दूसरी बात, ये जो फोर्स की वैल्यू है, तो जनरली जो भी फोर्स आएगा मेरा, इन तीनों में से किसी भी चार्ज पे निकालूंगा तो Q टाइम्स E आने वाला है ना। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल होता है। अच्छा, और यही फोर्स आप देखिए उसको या तो नीचे या तो ऊपर एक्सेलरेशन दे रहा है, तो हम इसी फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं, जो कि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। तो वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है मेरा, वो आ जा रहा है QE/m। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में, अब देखो इनिशियली सारे एक्स में गए हैं, तो हम एक चीज और देख सकते हैं, हमें ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा, तो इसको हम रख लेते हैं पहले कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आएगा। तीनों चार्ज के लिए अलग अलग चार्ज रखना, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन के बाद हमें ये पता है कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये भी हमें पता है। देखिए आप इनिशियली एक्स में जा रहे थे, मतलब अगर मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जितने टाइम में यहां से यहां गए, है ना, जितने टाइम में यहां से यहां गए, उस टाइम में इनकी वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम निकाल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट है उसको हम निकाल सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन की जो ड्रिफ्ट है वो कितनी आ रही है, देखिए यहां पे एस वाई इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आ रही है हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, अब एक और बात, टाइम कैसे इनका कंसिडर करें सर। तो अब टाइम बहुत इजी है निकालना। देखो जितनी देर में यहां पहुंचे, अगर इन तीनों को देखो तो इन तीनों की एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम ही है, देखो आप, है ना। अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है और एक्स की वेलोसिटी अगर तीनों की सेम है, अब ये कैसे पता चला, देखो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया, तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्स की वेलोसिटी इनकी सेम है और एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो एक्स जो टाइम आ जाएगा वो सीधे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, जो तीनों की सेम है, मतलब टाइम तो तीनों का सेम ही है, टाइम तो तीनों का सेम ही है, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो सेम टाइम ही लगेगा। तो टाइम सेम है तो क्लियरली जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ प्रोपोर्शनल बन जाती है एक्सेलरेशन के, और जो हमारा एक्सेलरेशन है अगर हम ध्यान से देखें तो वो है QE/m। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जिसका ये वाला पार्ट ज्यादा होगा उसका ये वाला पार्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर y1 जो है वो ज्यादा है y3 से और वो ज्यादा है y2 से, तो Q1/m1 ज्यादा होगा Q3/m3 से। तो आपसे क्या है, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, आपसे ये भी इक्वालिटी भी पूछ सकते थे, है ना, या सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे पूछ सकते थे। तो इससे हमें समझ आ गया कि भाई 1 जो है उसका चार्ज बाय मास रेशियो सबसे बड़ा है। देखो कभी कभी ये क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मास बाय चार्ज रेशियो भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि काफी बार हम टीचर्स या और भी टीचर्स चार्ज बाय मास रेशियो क्वेश्चन करवा देते हैं।
लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में वो मास बाय चार्ज रेशियो पूछे तो पलट जाएगी पूरी इनइक्वालिटी। अगर मास बाय चार्ज पूछते तो उल्टा हो जाता। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज फर्स्ट चार्ज हैज द हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो, अज्यूमिंग कि ये वाली चीज ट्रू है ना। अब अगर ये चीज ट्रू, मतलब ये चीज बदल जाती है मान लीजिए, क्योंकि डायग्राम में तो कहीं नहीं दिख रहा है ये चीज के बारे में, ये तो हमारी एनसीईआरटी को लेकर एजम्पशन है। अगर ये चीज बदल जाती है तो उस हिसाब से आपका आंसर सिर्फ लास्ट स्टेप आपका चेंज हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए एंड बी इज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है इन्होंने, ए से बी की तरफ फील्ड जा रही है। आपसे कुछ ऑप्शन पूछे, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, और यहां मैग्नीट्यूड की बात भी की गई है। तो दो बातें आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चेक करी जा रही है, आपसे पूछी जा रही है, दो कॉन्सेप्ट्स। देखो सबसे पहले तो हमें पता होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उससे फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर जाती है, और किसी भी नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहां आती है, अंदर आती हुई लगती है ना। तो ये तो पक्का है कि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा दोनों पॉजिटिव नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर तो यही ठीक है। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए से निकलने वाली लाइन है 3, 3 6, 3 9 और 3 12, देयर आर 12 लाइंस दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंड बी में एंटर करने वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो देयर आर 10 लाइंस एंटरिंग इन ए। तो क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन बी इन मैग्नीट्यूड। तो डबल कंफर्मेशन मिल गई ए ऑप्शन की। तो यहां पे दो जो हमारी क्वालिटीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये दोनों यहां पे चेक हो जाती है। चलिए इन द डायग्राम शोन बिलो, यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में फिर से कुछ क्वालिटीज आपसे पूछी गई हैं, कुछ उससे कॉन्सेप्ट पूछे गए फील्ड स्ट्रेंथ के। देखो तो बड़ा सिंपल है, ये जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, याद रखिएगा, है ना। किसी भी फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू, किस चार्ज से, वो सब कुछ बताता है। जैसे अगर ये राइट में जा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, है ना, या हम कह सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। वैसे वो आपसे नहीं पूछा गया। दूसरी चीज जो गैप होता है, गैपिंग जो होती है, वो ये बताती है कि अगर गैप आपका ज्यादा है तो गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ फील्ड के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी पे होता है। मतलब जहां गैप ज्यादा होगा वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर ये जो है वो पी पॉइंट का एक सर्टेन पॉइंट चूज किया गया है कि एरिया ड्रॉ किया गया, और ये अगर क्यू पॉइंट है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि पी से क्यू जाने में जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो फील्ड स्ट्रेंथ एंड पी इज लेस देन क्यू, नहीं, फील्ड स्ट्रेंथ एट पी इज ग्रेटर, क्योंकि गैप कम है इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फील्ड स्ट्रेंथ एट पी एंड क्यू आर इक्वल, ये बात भी गलत है। फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर एट पी एंड लेस स्ट्रॉन्ग एट क्यू, ये बात ठीक लग रही है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बात गलत है। बहुत इजी डिटर्मिनेशन थी, बिकॉज हम गैप से ये पता लगा सकते थे कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। चलिए 10th क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर होना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है जानना। फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे वो एक दो इंटरेस्टिंग क्वालिटीज के बारे में जानना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अलग अलग डायग्राम है, आप आराम से गेस करिए एंड देन अब मैं आपको बताता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटालिक सरफेस के अगर हम सरफेस की बात करें, किसी भी मेटल, किसी भी बॉडी के सरफेस पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। तो पहले देख लेते हैं परपेंडिकुलर कौन कौन सी नहीं है, है ना। तो देखो ये तो कहीं से परपेंडिकुलर नहीं है, हो ही नहीं सकती ना।
क्योंकि किसी भी कर्व सरफेस की परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गई है ना। अब ये ठीक लग रही है, ये ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रही है, लेकिन अब इसमें गलती क्या हो गई कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकती लाइंस, तो ये भी गलत हो गई। नेगेटिव से स्टार्ट नहीं हो सकती तो ये भी गलत हो गई। तो राइट ऑप्शन विल बी दिस, कि अंदर की तरफ आएगी नेगेटिव से। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि नेगेटिव के पास आती है फील्ड लाइन। एक और चीज है जो यहां पे गलत है एक ऑप्शन में, वो इस ऑप्शन में देखिए, जो फील्ड लाइन है वो पास हो रही है थ्रू द बॉडी। एक और चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी बॉडी के, मेटालिक बॉडी के किसी भी कंडक्टर के अंदर, अब यहां कंडक्टर और नॉन कंडक्टर मेंशन नहीं था और हम बच गए क्योंकि यही ऑप्शन अपने आप ही ठीक बैठ रहा था। लेकिन अगर ये मेंशन करते हैं हम कंडक्टर है, तो एक और बात आपको याद रखनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है। मतलब कि लाइंस आपको सिर्फ बाहर या अंदर जाते हुए दिखती। मैंने पॉजिटिव के लिए बना दिया, नेगेटिव के लिए डेफिनेटली लाइंस अंदर आएंगी, लेकिन सिर्फ आपको बाहर जाते हुए दिखती अगर ये पॉजिटिव होता तो, है ना। तो किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। और एक्चुअली आगे हम एक चैप्टर जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तब भी हम देखेंगे कि वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चलिए 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पॉइंट चार्ज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही या गलत है? नहीं, गलत है। अच्छा, कितनी गलत है? तो मल्टीपल भी गलत हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिर ऑप्शन, ये तो स्टेटमेंट होंगी, लेट से वो ऐसे कर देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं तो ये मल्टीपल चॉइस हो जाएगा ना। तो ऐसे कर देंगे, वो इसको 1 2 3 4 बना देंगे और फिर ना यहाँ पे ऑप्शन बता देंगे कि ए ऑप्शन है कि 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन है 2 and 3 आर करेक्ट। इस तरीके से अभी तो मैं आपको बस इसमें से ये बता दूंगा कि कौन कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द चार्ज क्यू ऑन द बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, ओके, तो यहां कोई एक प्रिंटिंग छोटी सी मिस्टेक है, बट ठीक है। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, कन्वेंशन डेफिनेटली ये पॉजिटिव नेगेटिव भी अपने आप में कन्वेंशन है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक ऑप्शन माना जाएगा। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वर एक्सपेरिमेंटली डेमोंस्ट्रेटेड बाय न्यूटन इन 1912, ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है हमारा। तो एक स्टेटमेंट गलत लग रहा है, तो चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकम्प्लीट है, तो इसको हम अभी कुछ इस पे टिप्पणी या कमेंट नहीं कर सकते। बट द फोर्थ स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, कि क्वांटाइजेशन न्यूटन के थ्रू दिया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। चलिए, तो अच्छा हुआ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखिए हम समझते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है ना। तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस चार्ज की वजह से राइट साइड में होगी, इक्वल ही है दोनों चार्ज, तो लेट से इसकी वजह से ई होगी, और इसकी वजह से भी राइट में होगी, तो वो ऐड हो जाएगी। तो भाई ये तो 2 ई हो गई, है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाती है, तो 0 नहीं होती। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज, ये भी गलत है। ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज, देखिए ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी 1 चार्ज आपका सही ऑप्शन है। हाफ ऑफ द वैल्यू भी गलत है, इसका सी ऑप्शन ठीक आता है ना। अच्छा, यही इसका कोई एक्सियल पॉइंट भी हो सकता है, तो एक्सियल जो पॉइंट होते हैं वो भी सीख लीजिए। ये जो होता है ये इसका एक्सियल पॉइंट कहलाता है, और किसी भी डायपोल का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। कुछ बातें मैं यहां पे आपको बता दूं, अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, पहली चीज। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी सेम डायरेक्शन में ही होती है डायपोल के, और इक्वेटोरियल पे जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, जस्ट अपोजिट होती है डायपोल के। पहली बात तो ये।
कि डायरेक्शन कैसे दी जाती है। दूसरी बात, जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो केपी अपॉन आर क्यूब, अगर आर यहां से डिस्टेंस है और पी डायपोल मोमेंट है तो ये होती है, तो एक्चुअली वो माइनस केपी वेक्टर होती है, माइनस केपी वेक्टर ही दिखाता है तो वो पी वेक्टर के अपोजिट होती है। और एक्सियल पॉइंट पे जो होती है वो होती है 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इन दोनों में अगर हम डिस्टेंस सेम कर दें, दो मतलब इस पॉइंट, लेट से ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, अगर मैं P पॉइंट सेंटर से R दूरी पे ले लूं, Q पॉइंट भी R दूरी पे ले लूं, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए डिस्टेंस सेम कर दूं, तो इनकी जो रिलेशन बनती है वो 1:2 बनती है। मतलब जो एक्सियल होती है वो हमेशा डबल ऑफ इक्वेटोरियल होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो और भी पूछी जा सकती हैं, इसी क्वेश्चन को और अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in figure. The force on charge plus Q kept at the center O is. तो 4 चार्ज यहां दिख रहे हैं आपको, प्लस क्यू, प्लस 2Q, माइनस क्यू, प्लस क्यू, है ना। ये आपका प्लस क्यू है यहां पे, यहां पे ये प्लस 2Q है, यहां पे ये माइनस 2Q है और यहां पे ये प्लस क्यू है। आपसे इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स पूछा हुआ है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वैल्यू तो पूछी नहीं हुई है, सिर्फ डायरेक्शन पूछी हुई है। तो डायरेक्शन बड़ी आसान है, देखिए आपको पता है ये वाला प्लस क्यू इस पे एक फोर्स यहां लगाएगा F, और ये वाला प्लस क्यू यहां लगाएगा F, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला +2Q इस पे यहां फोर्स लगाएगा लेट से F डैश, और ये वाला -2Q भी अपनी तरफ इसको खींचेगा तो प्लस F डैश। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो हमें कहां लग रही है, वो O से D की तरफ लग रही है या B से D की तरफ लग रही है। तो द डायरेक्शन ऑन चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्लस क्यू विल बी टूवर्ड्स BD, है ना। मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता था तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लेते और उस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेते, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते, इसकी वजह से आता K2QQ अपॉन ये वाला स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालते, तो ये A साइड दिया होता फॉर एग्जांपल, ये भी A दिया होता तो ये √2A आ जाता और उसका आधा जाता A अपॉन √2, तो ये A अपॉन √2 हो जाता, तो K2QQ अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर इस तरफ, और एक्चुअली ये भी उतना ही आता मैग्नीट्यूड में K2QQ अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर। वैल्यू तो सेम ही है, डायरेक्शन ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, दोनों ऐड हो जाती। इस तरीके से हमारा आंसर डायरेक्शन का अलॉन्ग BD आ गया और हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिगर शोज अगेन इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल P is placed as shown, which of the following statement is correct। अब यहां पे थोड़ा ना अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखें, बात देखें तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि वो एक्सपैंड कर रही है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं लेट से P और इस पॉइंट को ले लूं Q, तो मैं बहुत क्लियरली ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। अब इससे क्या बदलाव आएगा समझना है, और अगर ये सेम होती तो क्या होता, पहले उस पर डिस्कस करते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती, अगर किसी डायपोल को हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है पहले ये समझिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखाई जाती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, और यहां पे एक डायपोल होता, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो होता यूं कि इस वाले चार्ज पे यहां फोर्स लगता है F, और इस पे यहां फोर्स लगता है F, और दोनों का फोर्स सेम होता क्योंकि चार्ज तो सेम ही होती है वैल्यू, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी QE ये भी QE, ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों फोर्स। तो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 लगता है डायपोल पे, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पे अगर मैं फोर्स देखूं तो वो लगेगा Q इंटू EP, और यहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू EQ। और डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि भाई ये जो फोर्स है ये इससे ज्यादा है, तो ये डायपोल कहां ट्रेवल करेगा, लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा। ये डायपोल नेट फोर्स 0 करके रुका नहीं रहेगा, एक्चुअली ट्रेवल करेगा, और ट्रैवल के साथ साथ क्योंकि ये अनइक्वल फोर्सेस है, और अभी हमें ये नहीं पता कि ये पैरेलल रखा हुआ है या कुछ एंगल है, तो अगर एंगल बन जाता
तो आपको पता है वही दोनों फोर्स अगर यहाँ पे एंगल बन जाता तो वो दोनों फोर्स क्या करने लगते, इसको घुमाने भी लगते। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल जो है वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड लेफ्ट, और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे टॉर्क भी आएगा, अगर नहीं है ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता तो टॉर्क वाला ऑप्शन भी सही होता। लेकिन यूनिफॉर्म में नो फोर्स बट टॉर्क, टॉर्क तो दोनों में ही लगता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगता है, यूनिफॉर्म में फोर्स नहीं लगता। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायपोल axis making an angle theta with the direction of electric field lines, the orientation of dipole for stable equilibrium। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है और आपसे बोला गया है कि एक डायपोल है, लेट्स से यही हमारा डायपोल है P, जो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए ये जो वर्ड है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हमें पहले समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है कि जहां पे फोर्स जीरो लगे और टॉर्क जीरो हो। तो क्योंकि यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो जीरो होगा, टॉर्क जीरो के लिए अगर हम टॉर्क की वैल्यू देखें तो होती है P क्रॉस E, वो होती है PE साइन थीटा। और अगर हमें इसे जीरो करना है तो हमें पता है हमें साइन थीटा को जीरो करना पड़ेगा, है ना। टॉर्क जीरो करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए साइन थीटा को जीरो करना पड़ेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो दो थीटा के लिए पॉसिबल है, या तो थीटा 0 डिग्री हो या तो थीटा 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है आपका। अब स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब समझते हैं। स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, जो एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो मिनिमम होनी चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो है माइनस पीई कॉस थीटा। अब देख लेते हैं इन दोनों में मिनिमम किस पे आ रही है। तो जब मैं थीटा 0 रखता हूं तो कॉस 0 आता है 1 और इसकी टोटल वैल्यू आती है माइनस पीई, यहां पी डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर मैं 180 रखता हूं तो कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब अगर मैं 0 पे देखूं तो मेरी इलेक्ट्रिक, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है माइनस पी इंटू कॉस 0 मतलब 1। और अगर मैं यहां देखूं तो ये आ रहा है प्लस पी, क्योंकि वो कॉस 180 -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइए इनमें से मिनिमम कौन सी है। मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि मिनिमम ये है। मतलब एंगल जब 0 बनेगा, जब इस तरह की अरेंजमेंट होगी कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एंगल 0 का मतलब डायपोल मूवमेंट और इसके बीच का एंगल, तो जब डायपोल हमारा ऐसा रखा होगा तो हमारा जो डायपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबिलिटी मतलब मिनिमम एनर्जी होगी और इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क उस पे 0 होगा। चलिए लेट्स लुक एट द 16th क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। अगर हमारे पास एक डायपोल होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और इक्वेटोरियल जो लाइन होती है या इक्वेटोरियल जो पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट पी वो यहाँ पे। तो इस डायपोल मोमेंट के हिसाब से जो डायपोल, इस डायपोल के हिसाब से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जस्ट एंटी पैरेलल होती है, वो जस्ट एंटी पैरेलल होती है, जस्ट ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो इट विल बी 180 डिग्री फ्रॉम द डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। चलिए, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात आए तो या तो वो क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन अ वेक्टर होनी चाहिए, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वेक्टर होनी चाहिए, या फिर अगर वो किसी दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से आ रही है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आनी चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर के लिए याद रखने होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ
सम चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। देन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होता है वो फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज होता है। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये एक क्वांटिटी वेक्टर हमें मिल गई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो आपका वर्क डन इंफिनिटी टू सम पॉइंट अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपकी पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां बोले जा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। देखिए, तो पहले हम अगर गॉसियन सरफेस की बात करें तो किसी भी चार्ज के अराउंड अगर हम एक सिमेट्रिक सरफेस बनाते हैं, उस सिमेट्रिक सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। वैसे तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए जो सरफेस हम बनाते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, लेकिन वो सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को कर पाए। तो गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से पास होने वाला वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो क्या वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा देख लेते हैं। नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली ये वैक्यूम के लिए लगाया गया है, अगर यहां मीडियम होता तो यहां परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाता। तो इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी क्या होता है? द अमाउंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पाती है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, और मैथमेटिकली वो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आ जाता है। अच्छा, सेकंड वाला तो गलत हो गया, क्योंकि देखिए एरिया इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है प्रैक्टिकली कि हम इतनी बड़ी गॉसियन सरफेस बनाए या इतनी बड़ी बनाए, दोनों से फ्लक्स सेम आएगा। देखिए कैसे, फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो आप देखिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो दोनों ही एरिया से सेम पास हो रही है, तो फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, नेट चार्ज इंक्लोज्ड ओनली, ये बात भी गलत है, क्योंकि चार्ज और परमिटिविटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी ओनली, ये भी गलत है, चार्ज और परमिटिविटी दोनों पे ही वो डिपेंड करता है। 4 चार्जेस प्लस 8 कूलाम या प्लस 8Q माइनस 3Q प्लस 5Q माइनस 10Q आर केप्ट इनसाइड अ क्लोज सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस हम मान लेते हैं पहले। यहां पे एक आपका 8Q है, एक आपका माइनस 3Q है, एक आपका 5Q है, और एक आपका माइनस 10Q है, जिसको हमने क्लोज सरफेस के अंदर रखा है। व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो सीधे सीधे इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इनक्लोज चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज कर दीजिए, तो आ जाएगा 8 प्लस 5 दैट इज 13। 13 में से 3 गया तो बचा 10, और 10 में से 10 गया तो बचा 0। तो नेट फ्लक्स यहां से आ जाएगा 0। वो एरिया पे, शेप पे, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनिटिंग थ्रू अ सरफेस एलिमेंट ऑफ दिस मच प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड जितना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी एरिया से, देखिए जो गॉस थ्योरम है, जो हम जिसकी बात हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में करी, वो क्लोज सरफेसेस के लिए लगती है। लेकिन अगर कोई भी जनरल एरिया है, उस एरिया से अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले नोटिस करेंगे, और हम इस एरिया का एरिया वेक्टर बनाएंगे, और हम इस एरिया वेक्टर से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो फ्लक्स होता है उसकी डेफिनेशन होती है E डॉट ए, या फिर E A cos थीटा। अब देखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है और एरिया कहां है और एंगल कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, और इसी को हम ओपन कर दे तो ये भी होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है। लेकिन हमें पता है कि हम वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यह जाएगा 4i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डॉट 5i कैप। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, देखिए तो जब भी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना हो तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और भी जगह यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से आपको देखना है। आपको जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है दो वेक्टर का, तो आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इनके कोफिशिएंट, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और कोई भी यहां पे वेक्टर फिर नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। प्लस यहां पे जे का कंपोनेंट 0 है और यहाँ के का कंपोनेंट भी 0 है, तो 4 इंटू 0 हो गया 0 और 4 इंटू 0 हो गया 0, तो यह सिर्फ आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो हमारा नेट फ्लक्स जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 20 यूनिट्स। देखते हैं 20 यूनिट्स आंसर कहां दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक तो डॉट प्रोडक्ट का यहां से सीखने को मिला, और फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी जनरल सरफेस से वो हमें समझ आ गया। अगर हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में दिए हैं तो हम सीधे उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। A charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface, तो एक चार्ज q है जिसके आसपास एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो चलिए देखते हैं कि क्या रेडियस के बढ़ने से कोई फर्क पड़ता है। तो अगर हम ध्यान से गॉसियन सरफेस के हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से देखें तो फ्लक्स है वो दो चीजों पे देखिए डिपेंड करता है, चार्ज पे और परमिटिविटी पे। ये एरिया कितना बड़ा है, किस शेप का है, लार्जली उस पर डिपेंड कहीं भी नहीं करता, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। तो इसका मतलब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और यहां पे इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एक गलत ऑप्शन होगा, रिड्यूस टू हाफ गलत ऑप्शन होगा, रिमेन सेम एक सही ऑप्शन होगा, और बी डबल भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि जब चार्ज नहीं चेंज हो रहा, मीडियम नहीं चेंज हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। एरिया के बढ़ने और कम होने से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं आता है। अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। The total electric flux of the surface, the total electric flux for the surface of the cylinder is given by, तो पहले जो बोला जा रहा है उसको ड्रॉ करते हैं। बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक सिलेंडर के इस तरीके से पास हो रही है ना, इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो पूछा टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें यहां पे ई क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ई यूनिफॉर्म है और हम जब इसका फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालने का सिंपल तरीका है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा, वो सम ऑफ ऑल दी फ्लक्स होगा। अब यहां मैं 3 फ्लक्स कंसिडर कर रहा हूं, φ1 φ2 और φ3। कौन कौन से 3 फ्लक्स है ये, पहला इस वाले सरफेस से, दूसरा जो राइट वाला सर्कुलर सरफेस है उससे, और तीसरा जो कर्व्ड सरफेस है उससे, ये घूमने वाला एरिया, क्योंकि सिलेंडर में 3 डिफरेंट टाइप के एरिया बन रहे होंगे, 1 2, और ये जो घुमावदार एरिया होता है सिलेंडर का वो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो इनवर्ड गोइंग फ्लक्स है, तो उसका एरिया वेक्टर आपका बाहर बनेगा। अच्छा, इस वाले का एरिया वेक्टर क्योंकि आउटवर्ड है तो बाहर ही बन जाएगा, और इस पूरे का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ कहीं बनेगा, तो इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको हम 3 बोल देते हैं। इसका एक्चुअली नीचे की तरफ नहीं बनेगा क्योंकि ये कर्व्ड है, तो इसका ऐसे 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 परपेंडिकुलर टू दी सरफेस चेंज होते रहेगा एरिया वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट फ्लक्स की बात करूं तो वो आ जाएगा E1 डॉट A1। अगर मैं सेकंड फ्लक्स की बात करूं तो हो जाएगा E2 डॉट A2। मैं अगर थर्ड फ्लक्स की बात करूं तो हो जाएगा E3 डॉट A3। अब हमें आराम से इनको सॉल्व करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो ये आ जाएगा A1 कॉस ऑफ, अब यहां पे एंगल सबसे इंपॉर्टेंट प्ले होगा, तो एंगल को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है, एरिया बाहर है, तो यह जाएगा एंगल cos 180। जब हम E2 को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट में है और एरिया भी राइट में है, देखिए है ना, तो आउट में जाएगा, तो E2 A2, या E2 नहीं लिखते, E ही लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और यह जाएगा cos 0,
और इंटरेस्टिंगली जो थर्ड वाला है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको ध्यान से देखिए, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, इसका कोई भी एरिया वेक्टर अगर आप लेंगे, कंसिडर करेंगे, जैसे मैं देखिए यहाँ पे इस कर्व्ड का कोई भी एरिया वेक्टर लेंगे तो वो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा। देखिए जो ये मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इससे ये पूरा का पूरा जो एरिया वेक्टर है इस पूरे कर्व्ड का, वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे पता है कि ओवरऑल जो वहां पे एरिया बन रहा होगा टोटल, उससे जो हमेशा एंगल बनेगा वो cos 90 बन रहा होगा। अच्छा, यहां का जो एरिया है और यहां का एरिया, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो उसको ए बोल देते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो इसकी भी रेडियस और उसकी भी रेडियस सेम होगी। तो ई ए कॉस 180 प्लस ई ए कॉस 0 प्लस 0। देखिए ये भी आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब यहां से आप एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फ्लक्स जो आता है किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है, वो आता है 0। ये हमें काफी हेल्प करने वाला है आगे कुछ क्वेश्चंस में, तो इस वाली चीज को याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज्ड बॉडी से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, वो 0 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग इन इनक्लोज्ड रिस्पेक्टिवली इज φ1 एंड φ2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। देखिए, तो मान लीजिए कोई सरफेस है जिससे अंदर आने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू जो है आपकी φ1 है, और बाहर जाने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू φ2 है। फ्लक्स की वैल्यू बात कर रहे हैं, है ना। तो टोटल चार्ज कितना है, तो हमें पता है बाय गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है वो आता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो अगर हम नेट इनक्लोज चार्ज निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स फाई नेट। अब ये फाई नेट कितना आएगा, तो नेट फ्लक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी फ्लक्सेस, तो ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आंसर आएगा वो जाएगा φ2 माइनस φ1। ऐसा क्यों, पिछले क्वेश्चन से समझिए, उसने वैल्यू φ1 φ2 दी है क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट बात करें तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ एक साइन भी आ सकता है प्लस और माइनस का। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है और एरिया बाहर होता है एंटरिंग वाले सिनेरियो में, जबकि एग्जिटिंग में अगर मैं एग्जिट देखूं तो एग्जिट राइट की तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट और एरिया वेक्टर भी राइट। एंटरिंग वाले के टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होती है और एरिया वेक्टर बाहर जा रहा होता है, क्योंकि वो एंटरिंग वाला फ्लक्स है। आप जिस सरफेस से एंटर कर रहे हैं उस सरफेस का एरिया तो बाहर ही होगा ना। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी फ्लक्स एंटरिंग आपकी वैल्यू दी हो आपको, है ना, तो उस वैल्यू को आप नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। एंटरिंग फ्लक्स की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, और एग्जिटिंग की जो वैल्यू है अगर आपको दी हुई है तो उसको आप पॉजिटिव के साथ ही रख देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एग्जिटिंग है φ2, देखिए आप, एंटरिंग है φ1, तो φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। इतना ही चार्ज इसके अंदर होगा तभी ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों ही चार्ज होंगे, लेकिन नेट वैल्यू इतनी आएगी क्योंकि एंटरिंग एग्जिटिंग दोनों है। तो इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि एंटरिंग है मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, और एग्जिटिंग है मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। दोनों ही चार्जेस यहाँ पे मौजूद है, ये भी आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। चलिए तो 24th क्वेश्चन देखते हैं। A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square side 10 centimeter। तो ये एक स्क्वायर है जिसके 5 सेंटीमीटर ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का। लेट्स से वो चार्ज Q है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है। देखिए, तो इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेफिनेटली, यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही होंगी। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा, एक अगर हम ओपन सरफेस की बात करें तो फ्लक्स का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई ए कॉस थीटा
या फिर मान लीजिए अगर सरफेस ऐसा है जो हमें कॉन्टिन्यूटी में हमें जिसे सॉल्व करना पड़ रहा है, तो ई डी ए कॉस थीटा या ई डॉट डी ए हमारा इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है। ये तब बनता है जब हमारे पास कुछ वेरिएशन दिख रहा हो, जो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या वेरिएशन बन सकता है। तो अगर हम इस सरफेस से सोचें, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें दो चीजें देखो अलग हो रही हैं। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को सोचें तो हर पॉइंट एक अलग डिस्टेंस पे है इस चार्ज से, तो मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी E1, यहां पे होगी E2, यहां पे होगी E3, मतलब हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि जो एरिया वेक्टर हम बनाएंगे, देखिए इस सरफेस का, ये सरफेस तो फिक्स्ड ही है, ऐसा है ना, ऐसा है ये सरफेस, तब ये टेढ़ा दिख रहा है बिकॉज ये इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर तो सबके लिए नीचे ही आएगा हर पॉइंट के लिए। तो दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये एंगल भी चेंज हो रहा है, मतलब एंगल भी चेंज हो रहा है और ई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हम इस फॉर्मूले को तो लगा नहीं पाएंगे। अगर हम इस फॉर्मूले को ही लगाएं तो यहां पे भी प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए और जो एंगल है स्मॉल एरिया, फॉर एग्जांपल इस स्मॉल एरिया का ये डी ए है, इस स्मॉल एरिया का ये डी ए है, इस स्मॉल एरिया का ये डी ए है, उनके बीच का एंगल भी चेंज हो रहा है। तो देखो ये भी सॉल्व नहीं हो सकता और ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। इस अप्रोच से इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे एक अप्रोच आती है, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरी अप्रोच से, वो है सॉलिड एंगल अप्रोच, लेकिन वो अप्रोच भी काफी लेंदी अप्रोच है। तो हम यहां पे एक शॉर्ट अप्रोच आपको दिखाते हैं। वो अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी जनरली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब भी आपको एक सिमेट्रिक एरिया दिख रहा हो लेकिन वो क्लोज्ड ना हो, तो पहले आप कोशिश करें कि क्या हम एक क्लोज्ड एरिया बना सकते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं और मैं इस स्क्वायर को बेस मान के एक क्यूब बना दूं, इस स्क्वायर को बेस मान के क्या ड्रॉ कर दूं, एक क्यूब ड्रॉ कर दूं, कुछ इस तरह का एक क्यूब ड्रॉ कर दूं, तो अब मैं एक चीज देख सकता हूं, ये जो चार्ज है, ये जो क्यूब है इस क्यूब के सेंटर पे आ गया है ना। किस तरीके से ड्रॉ करना है कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो, है ना। यहां पे भी जो आपने स्क्वायर बनाया, ये वाला जो स्क्वायर है वो भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये वाला स्क्वायर जो आपने कंप्लीट किया, ये भी 10 बाय 10 का होना चाहिए और ये भी 10 बाय 10 का होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू आ गया है, और एक तरीके से हमसे पूछा गया है कि इसी क्यूब के किसी एक भी एरिया, देखिए जो नीचे वाले एरिया है वैसे ये एरिया, वैसे ये एरिया, सारे एरिया सिमेट्रिक है, तो इस एरिया से हमें फ्लक्स निकाल के बता दीजिए। अब क्योंकि ये क्लोज्ड एरिया है तो इस क्लोज्ड एरिया के लिए हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स आएगा यहां से पूरे क्यूब से, वो आ जाएगा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी आ जाएगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, हमें पता है कि ये जो क्यूब है ये किससे बना है, ऐसे 6 सरफेसेस से बना है जिसमें से एक से हमें निकालना है। तो हम इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस, क्योंकि सारे सरफेस सिमेट्रिक है। तो ये हमारा बन गया 10⁻⁻6, और ये एप्सिलॉन नॉट जो स्पेस की परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 8.8 इंटू 10⁻⁻12। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियरली जो दिख रहा है, मुझे बहुत इजीली समझ आ रहा है कि ये 6 8 जा 48 आएगा लगभग लगभग, है ना। या फिर आप इसको ऐसे देखो, ये 48 आएगा, 48 नहीं, ये 48 से ज्यादा आएगा। तो 48 और ऊपर 4, 48 52, ये लगभग लगभग 8.8 इंटू 6 कितना आएगा, देखिए 52.8 आएगा। मतलब अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं, तो फर्दर सॉल्व करूं, तो मेरे पास क्या बन रहा है, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस मेरे पास बन रहा है 100, ले लेता हूं उसको मैं भी थोड़ी देर के लिए, और ऊपर आ जाएगा 10⁵ और नीचे आ जाएगा 52.8। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू लगभग लगभग 2 से कम आएगी, है ना, 100/52 होता तो 2 से कम आएगी, तो जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर हाउ मच, इंटू 10 की पावर 5। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नियरली 1.8 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 5, विच इज योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो रफली जैसा मैंने आपको बताया, हर चैप्टर में 30 के अराउंड क्वेश्चंस, 30, 32, 33 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा और कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। तो क्या बोला गया, एक हेमिस्फीयर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सिस हमेशा याद रखिएगा वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है, तो ये हमारी एक्सिस होगी। इस तरह की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें हेमिस्फीयर से, इस पार्ट से क्या बोला गया है, इस पार्ट से फ्लक्स निकालने को बोला गया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो काफी हेल्प करता है इसको सॉल्व, मतलब इस अप्रोच को हमें उस अप्रोच को यहां पे लगाने में। कैसे देखिएगा आप, तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो अगर हम हेमिस्फेरिकल पार्ट को देखें तो हेमिस्फेरिकल पार्ट में अगर मैं यहां पे एक डीए लेता हूं, स्मॉल एरिया लेता हूं, और यहां पे एक स्मॉल एरिया लेता हूं, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहां का एंगल थीटा और यहां का एंगल थीटा अलग है। मतलब अगर मैं सारे सारे छोटे डीए लेता हूं, क्योंकि अप्रोच तो वही है, क्या भाई, जो भी फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है। और अगर मैं इसे ओपन करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो मेरे पास ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो एंगल है वो चेंज हो रहा है हर छोटे छोटे डीए के लिए, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसी एमसीक्यू सीरीज में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें इस बॉडी से, तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो टोटल फ्लक्स आएगा 0, और वो टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो होगा फ्लक्स एंटरिंग प्लस फ्लक्स एग्जिटिंग। तो मतलब कि फ्लक्स एग्जिटिंग कितना आ गया आपका, वो आ गया माइनस फ्लक्स एंटरिंग। तो इस देखिए, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिजल्ट है ये हमें बहुत हेल्प करता है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमने कितनी इजी मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम इजीली फ्लक्स एंट्री निकाल सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है और एरिया वेक्टर इस पूरे एरिया के लिए, जो एरिया वेक्टर होगा हर पॉइंट के लिए, वो नीचे होगा। तो देखो एरिया भी फिक्स हो गया, आपका एंगल भी फिक्स हो गया 180 ऊपर और नीचे के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस ई ए कॉस 180, जो एंटरिंग फ्लक्स है कॉस 180 होता है, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया ई इंटू ए, और नीचे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वो जो रिजल्ट हमने पढ़ा था उस रिजल्ट का एप्लीकेशन करके हमने इस क्वेश्चन को इजी बनाया और सॉल्व कर लिया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्जेस। तो बहुत स्पेशल केसेस ही इस साल हमारे सिलेबस में है, उन स्पेशल केसेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पे रखे हुए हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस ऑफ प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। तो इनफाइनाइट चार्जेस है, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है। अब इनफाइनाइट लाइन चार्जेस का वो तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल है, आप इस तरीके से दिखाते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। ठीक है, एक प्लस लैम्डा है मतलब एक पे प्लस चार्ज है, और एक माइनस लैम्डा है मतलब माइनस चार्ज है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है आर, और हमें मिड पॉइंट पे इनके क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है इस पे दो, जो मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। एक इस वाले चार्ज की वजह से जो कहां होगी, अंदर, सॉरी इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, राइटवर्ड, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। और नेगेटिव चार्ज से कहां होगी, उसकी तरफ, तो इस नेगेटिव चार्ज की भी होगी राइटवर्ड।
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई एट पी आएगी, वो आएगी ई प्लस प्लस ई माइनस, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो हो जाएगी ई प्लस का मैग्नीट्यूड प्लस ई माइनस का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं आई कैप क्योंकि राइट साइड है। अब वैल्यू क्या आएगी, तो ये हमें मान लीजिए ये हमें r बाई टू पता है, ये हमें r बाई टू पता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2k लैम्डा बाय x, और क्योंकि इसकी भी यही आएगी 2k लैम्डा बाय x, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का x ही है p पॉइंट से, जो कि r बाई टू है ना, हाफ डिस्टेंस है उसका i कैप। तो ये जाएगी 2 प्लस 2 4, तो 4 इंटू k क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन एक्स विच इज r बाई टू। 4 से 4 कट गया, ये आ गया 2 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर क्या आता, 0, है ना, दोनों नेगेटिव होते तो भी आंसर क्या आता, 0। चलिए 27th क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A charge Q is placed at the point of intersection of body diagonals of a cube. The electric flux passing through one of the faces is. तो एक क्यूब है जिसके सेंटर पे बॉडी डायगोनल्स, अगर आप बोल रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी की डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखिए बॉडी की डायगोनल मतलब जो रियल डायगोनल, जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल्स होती हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। कभी कभी फेस डायगोनल पे भी रखा होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है फेस डायगोनल वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द सरफेसेस, सिर्फ एक सरफेस से आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो हमें पता है बाय गॉस थ्योरम जो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब से वो कितना आएगा, वो आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब में 6 ऐसी सरफेसेस होती हैं, तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इनटू 6 इज टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फ्लक्स थ्रू वन सरफेस आ जाएगा Q by 6 epsilon naught which is A ऑप्शन। अब मैं इसी में आपको बॉडी फेस डायगोनल वाला भी करवाता हूं क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाता, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मैं इसका एक आपको पैटर्न करवाता हूं कि आपसे बोला जाता है कि भाई क्यूब है, उसके फेस पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए कितना फ्लक्स निकलेगा एक सरफेस से। चलिए यही क्वेश्चन करते हैं, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, इंटरेस्टिंग। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि आप इस चार्ज के लिए गॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनक्लोज नहीं है, अभी बाहर रखा हुआ है, सरफेस पे है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक कंप्लीशन करेंगे, इस डायरेक्शन में एक और क्यूब यहां ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक और क्यूब ड्रॉ किया, जो अब इसे दोनों तरफ से, अब देखिए ये एक तरीके से एक क्यूब के यहां रखा होता, हमने एक क्यूब यहां पे आगे और रख दिया उसके, है ना। तो जैसे ये एक क्यूब था जिसके यहां चार्ज रखा हुआ था, हमने एक क्यूब यहां रख दिया, अब वो हर तरफ से पैक्ड है, क्योंकि ऊपर नीचे से तो पैक्ड था ही, बस राइट साइड से पैक्ड नहीं था, राइट में एक क्यूब और रख दिया। अब बड़ा सिंपल है कि इस बड़े क्यूब जो दोनों क्यूब में है ना, तो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन हमें कितने से चाहिए, हमें सिर्फ इससे चाहिए। अब हमें यह देखना होगा कि ऐसे कितने सरफेसेस हैं इस बड़े क्यूब में, है ना। तो गिन लेते हैं भाई, देखो 1 2 3 4, तो बड़ा सिंपल है, एक सरफेस में ऐसे 2 हैं, एक फेस पे ऐसे 2 हैं, और टोटल फेस कितने होंगे क्यूबॉइड के, 6 होंगे, तो 12 ऐसे फेसेस बनेंगे, है ना। 1 2 3 4, पीछे 5 6, आगे 7 8 9 10, नहीं, अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 6 इंटू 2 नहीं होगा, ये क्यूबॉइड है, आप देखिए। तो ये यहां तो 2 ही हैं, आगे 2 ऊपर 2 नीचे 2, कितने हो गए 6, पीछे 2 8, और लेफ्ट के एक एक, तो 10 ही होंगे यहां पे। तो 10 इंटू फ्लक्स थ्रू वन सरफेस जो हमें चाहिए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 5 थ्रू वन सरफेस जो आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया था, वो आ जाएगा क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान से देखना हो क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है। मैं इसी तरीके से हर चैप्टर में आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी करवाते जाऊंगा साथ में, जो जो और बन सकते हैं। चलिए देखिए, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए सारे वेरिएशन है, गॉस थ्योरम के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन जो आपको हेल्प करेंगे इमेजिन करने के लिए कि किस तरीके से गॉस लॉ लगाना है। तो क्यूब के अब कॉर्नर पे रखा हुआ है,
अगेन गॉस थ्योरम अप्रोच से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एसिमेट्रिक है, डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। पूरे 6 फेसेस से बोल रहा है, एक तरीके से इसका मतलब है कि पूरे के पूरे क्यूब से पूछ रहा है, एक तरीके से, है ना भाई। पूरे 6 फेसेस से बोल रहा है, अगर ये सारे 6 फेसेस से, तो इसका मतलब है क्यूब से पूरा पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले इसे इनक्लोज करिए, तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें एक क्यूब यहां बना लगाना होगा लेफ्ट में, ऐसे हमें एक क्यूब ऊपर लगाना होगा, ऐसे हमें एक क्यूब यहां लगाना होगा। अब ध्यान से देखना, अभी कंप्लीशन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा अभी भी ये पूरा कवर नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ये सामने तो 4 क्यूब आ गए, लेकिन ये पीछे से अगर हम इसको देखेंगे तो ये पीछे से डायरेक्टली टच हो रहा होगा, मतलब अभी ये पीछे वाले सरफेस के तो क्या है, पीछे वाले सरफेस के तो टच में ही है ना, इसे अंदर लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही 4 क्यूब हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐसे ही 4 क्यूब हमें पीछे भी रखने पड़ेंगे, जस्ट इसके पीछे में 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें पीछे 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे, मतलब टोटल कितने क्यूब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं इस बड़े क्यूब के लिए, तो बड़े क्यूब के लिए जो गॉस थ्योरम लगेगी वो लगेगी क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसे वो चारों तरफ से उसे देखो कवर कर रहा है। और ऐसे बड़े क्यूब में कितने टोटल क्यूब हैं, 8 छोटे छोटे क्यूब हैं, और ऐसे एक छोटे क्यूब से हमारा जो फ्लक्स जाएगा वो आ जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जो आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले अप्रोच है गॉसियन सरफेसेस ड्रॉ करना, उसको इनक्लोज करना, और फिर गॉस लगाना, और फिर वो पार्ट ढूंढना जो आपको चाहिए। 3 चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट 3 वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, और आपके पास 3 चार्ज हैं, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। If the distance of centroid from each vertex is r, then the electric field strength at the centroid। तो एक सेंट्रॉइड जो पॉइंट होता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है ना, मतलब एक ऐसी लाइन जो साइड्स को इक्वल में बांटती है, उनके इंटरसेक्शन को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहां पे इस पी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली गई है। देखो, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, इस चार्ज की वजह से यहां आएगी, और इस चार्ज की वजह से यहां आएगी, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ई नेट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो इन तीनों ई की, लेट से इसको E1, इसको E2 और इसको E3 कह दें, तो इन तीनों का क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। और इन तीनों का समेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर 0 कैसे आ जाएगा, अब ये है पॉलीगॉन लॉ की अप्रोच। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। अब देखो, आप चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो पहले तो मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है। और तीनों को ही अगर मैं चाहूं, इन तीनों वेक्टर को मैं चाहूं, तो मैं इनको मूव करके देखिए एक ट्राइंगल का फॉर्म दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं, इनको एक रेगुलर ट्राइंगल बना सकता हूं। तो अब देखिए, मैंने इसको यहां किया, इसको यहां मूव किया, अब ये E1, ये E2 और ये E3, अगर मैं अब इन तीनों के सम को देखूं तो क्या बन रहा है, ये इन तीनों का सम क्या आएगा, इन तीनों का सम आएगा 0। जब भी मल्टीपल वेक्टर्स एक पॉलीगॉन बनाते हो, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, एक पेंटागन, एक हेक्सागन, कुछ भी बनाते हो, क्वाड्रिलेटरल भी बनाते हो, तो उनका सबका वेक्टर सम कितना आता है, 0 आता है। तो यहां पे कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं था, यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है और उसे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखो, कभी भी अगर ऐसा लग रहा हो ना कि कंपटीशन में क्वेश्चन जो है वो लेंदी लग रहा हो, तो मतलब आपकी अप्रोच गलत है, समझ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बना ही 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने के लिए है, तो वो लेंदी नहीं हो सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट चार्जेस इज रॉन्ग। रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल जी, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि चार्ज एक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी होती है उनके नंबर को ही हम चार्ज मानते हैं, तो क्योंकि वो एक नंबर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑल्सो इफेक्ट्स मास, बिल्कुल, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होते हैं तो मास चेंज होता है। चार्जेस आर एडिटिव एंड कंजर्व, चार्जेस एडिटिव होते हैं, क्या चार्ज ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल, और क्या चार्ज कंजर्व होते हैं, बिल्कुल, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर।
लाइक चार्जेस आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर लाइक मैग्नेटिक पोल्स। ये बोल रहे हैं कि अनलाइक जो चार्जेस है, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो हमेशा पेयर में मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है इसलिए ऑप्शन सही है। अनलाइक चार्जेस आइसोलेटेड भी मिल सकते हैं। तो याद रखिए मैग्नेटिक जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में मिलते हैं, बट चार्जेस, तो यहां से सीखने वाली बात यह है कि चार्जेस आर फाउंड, कैन भी नहीं, आर फाउंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मिल सकते हैं आपको चार्जेस। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और, तो हमारे जो मेन 30 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए और डिस्कस करूंगा। तो ये वाला आप इजीली एज अ प्रैक्टिस लीजिए। तो हर चैप्टर के लिए 30 हमारे मेन क्वेश्चंस होंगे और बाकी हम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। ये भी आप प्रैक्टिस के लिए लीजिए, ये भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए an electric dipole is placed at an angle of 30 डिग्री to a non uniform electric field। तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आपको टॉर्क भी एक्सपीरियंस होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। हाँ, टॉर्क जीरो एक केस में हो सकता है जब आपका एंगल जो है, आप देखिए तो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E होता है, PE साइन थीटा होता है। अगर आपका एंगल 0 या 180 डिग्री हो जाए तो टॉर्क 0 हो सकता था, लेकिन यहां पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल हैं, इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। वो सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं, एडिशनली 4-5 क्वेश्चन हर बार दूंगा जो मुझे लगते हैं एज इट इज आ सकते हैं। आप उनको ट्राई करिएगा और कमेंट करके उनका आंसर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करिए एंड बहुत जल्दी मिलते हैं।